नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन चैनल माई अब गुरु में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज से आपके पैट एग्ज़ाम के 15 दिन शेष हैं और इन 15 दिनों में कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उन सबके साथ ही आज मैंने एक वीडियो बनाई है रणनीति, जो कि यूपी पैट की अंतिम 15 दिनों की है। उसमें मैं आपको यूपी की जितनी यूपी पैट एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की दे रखी है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और जो भी आपकी आगे की रणनीति है 15 दिन में क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके कैसे पढ़नी है, करंट अफेयर कैसे पढ़नी है, सारी डिटेल वाइज उस वीडियो में दे रखी हैं। कब से आपकी क्लास होगी स्टैटिक जीके की, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है। और इस जीके के मॉडल पेपर नंबर 7 में आपका स्वागत है, जो कि हमारे एक मॉडल पेपर से लेके आज 7वां मॉडल पेपर है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी मॉडल पेपर में समाहित हैं। आपको ये चैनल छोड़ के कहीं नहीं जाना है, क्योंकि एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी आपकी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है इस मॉडल पेपर में, 20 दिन 20 मॉडल पेपर में 1000 प्रश्नों में से ऐसे प्रश्न चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं, उनसे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। जितने भी प्रश्न बनेंगे इसी से बनेंगे, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखें और इसे नोट भी करते चलें, रिवाइज करते चलें बार बार। जैसे आज 7वां मॉडल पेपर है, जैसे आप पहला मॉडल पेपर अगर भूल गए हो तो पहला एक बार वीडियो जल्दी से स्पीड बढ़ा के एक देख लिया करें, जिससे आपका वो रिवाइज होता चले। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मॉडल पेपर। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। तो हमारा पहला प्रश्न है, और ये आज का मॉडल पेपर भी जो यूपी पैट एग्ज़ाम में आपका पहला जो पेपर हुआ था, जो मैंने कल करवाया था, तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, इसमें सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो सेकंड शिफ्ट का भी पेपर आप देख लें ज़रूर, क्योंकि इससे आपको ये तो पता होगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं और हमारे मॉडल पेपर में कैसे प्रश्न हैं, तो जिससे आपको अच्छे स्कोर करने में और मदद मिले। और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी करवा देते हैं, जो भी आपके 4 ऑप्शन होते हैं उनका। तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित किस क्रम में आए थे। तो ये जो विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे उनका क्रम पूछा है। फर्स्ट है आपका टॉमस रो, सेकंड है फायान, थर्ड है वैनसांग। तो इनमें से कौन पहले आया था, फिर उसके बाद कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था, ऐसे क्रम में पूछे गए हैं। तो आज का जो ये पेपर है, इस मॉडल पेपर में जो करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन होते हैं वो सबसे लास्ट में रखे गए हैं, इसलिए आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो करंट अफेयर के अभी के प्रश्न हैं वो आपके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न ढूंढ के लाए गए हैं, तो वो 10 से 11 प्रश्न आपके सबसे लास्ट में रखे गए हैं। तो अंत तक आप इस श्रृंखला से जुड़े रहें। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा फायान। फायान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और आगे की बात करते हैं वैनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के। आगे बात करते हैं टॉमस रो की, तो ये जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के, जो कि सबसे पहले शासन था चंद्रगुप्त द्वितीय का, ये गुप्त वंश से संबंधित है। उसके बाद आया था हर्षवर्धन, ये वर्धन या चौहान वंश से संबंधित है। तीसरे नंबर पर आया था जहांगीर। तो इसमें देखना है सबसे पहले कौन होगा, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला इनमें किस में है? इसमें तो है नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन में भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो बी और सी में से हमारा एक ऑप्शन है। तो ऐसे भी आप ट्रिक से याद ये क्वेश्चन ढूंढने का प्रयास करें, जिससे आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, आप कंफ्यूज ना हो कि पहले हमें अगर आपको एक पता है तो एक से आप ये देख सकते हैं कि हमारा कौन ऑप्शन नहीं होगा और कौन होगा। तो अब पहले तो आया फायान, तो 2 में है पहला। अब दूसरे नंबर पे कौन आया? वैनसांग। तो तीसरा नंबर किस में है? तो ये सी ऑप्शन में है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें तीसरा देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दूसरा से ही हमें मिल गया, क्योंकि इसमें फर्स्ट दे रखा है टॉमस रो, तो ये तो होगा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिए, अच्छे क्वेश्चन है। इनसे ये भी याद रखें कि ये किसके किसके दरबार में आए थे, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ।
सिराजुद्दौला की बात की गई है, जो कि बंगाल का नवाब था। ये नवाब था बंगाल का। और ये किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ए ऑप्शन है आपका बक्सर का युद्ध, बी ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, सी ऑप्शन है बांडीवास का युद्ध, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बक्सर के युद्ध की अगर बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ये भी आप याद रखें, जो कि अंग्रेजों और संयुक्त सेना के बीच हुआ था। संयुक्त सेना, इसमें संयुक्त सेना में था बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। बांडीवास के युद्ध की बात करें अगर, तो बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, जो कि मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ ये सारे युद्ध अगले मॉडल पेपर में, तो आप ध्यान से पढ़ते रहें, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। बांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और फ्रांसीसियों की पराजय हुई। जो सिराजुद्दौला है वो अंग्रेजों से पराजित हुआ था प्लासी के युद्ध में। बी ऑप्शन इसका सही है। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 ईस्वी को। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ए ऑप्शन है आपका बेलेजली, डी ऑप्शन है डलहौजी, सॉरी बी ऑप्शन डलहौजी है, सी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, डी ऑप्शन है हेस्टिंग। हेस्टिंग की अगर बात करते हैं तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो गवर्नर अगर यहां से पूछे, गवर्नर हो जाएगा आपका क्लाइव। और ये गवर्नर जनरल का पद कब आया? तो ये 1773 में आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर का पद अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग, अगर गवर्नर पूछे तो क्लाइव। तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था तो वो हो जाएगा डलहौजी, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ए ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, बी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वही हैं जिनके दरबार में कौन आया था? फायान। यहाँ से याद रखिए फायान, ये आया था जो पहला क्वेश्चन था आपका, फायान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला ऑप्शन है आपका हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। धन्वंतरी जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि धन्वंतरी किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका चिकित्सक। और किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास भी रहते थे। कालिदास, बराहमेहर भी रहते थे। बराहमेहर और नवरत्नों की परिषद थी इनकी। अगर आपसे पूछा जाए कि नवरत्नों की परिषद किससे संबंधित है? नवरत्नों की परिषद तो एक तो ये संबंधित हो जाएगी चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन में ना हो तो अकबर से भी ये संबंधित थी। अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, जो कि मुगल बादशाह अकबर थे, उनके दरबार में। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मौर्यकालीन भारत के विवरण प्रणाली
इंडिका के लेखक कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक, तो उनके दरबार में एक यात्री आया था, उसका नाम था मेगस्थनीज, जो कि आपके ए ऑप्शन में है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फायान है ये विक्रमादित्य के दरबार में, अभी मैंने बताया। जो वैनसांग है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। यहाँ से भी ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था। सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, और ये मेगस्थनीज ने ही इंडिका पुस्तक लिखी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ए ऑप्शन है आपका 1925, बी ऑप्शन है 1926, सी ऑप्शन है 1919, डी ऑप्शन है 1928। साइमन कमीशन की बात करें तो इसे क्या कहते थे? इसे श्वेत आयोग कहते थे। श्वेत आयोग। श्वेत आयोग इसे क्यों कहते थे सर? इसे इसलिए कहते थे कि इसके जितने भी सदस्य थे सभी अंग्रेज सदस्य थे। अंग्रेज सदस्य। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो अगर साइमन का गठन पूछे, साइमन कमीशन का गठन पूछे, तो इसका गठन हुआ था 1927 में। यहाँ से आपको कंफ्यूज करता है। अगर इसमें पूछा है साइमन प्रथम बार भारत कब आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928। अगर इससे पूछे कि साइमन आयोग का गठन कब हुआ, तो वो हुआ था 1927 में। यहाँ से निश्चित प्रश्न बनता है, और कन्फ्यूजन की वजह से बच्चे गलत करके आ जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि साइमन जो भारत में आया था 1928 में, ये कहाँ पर आया था? यहाँ से भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये सबसे पहले आया था बम्बई में। बम्बई में इस साइमन के विरोध करते समय, जब एक विरोध में जो लाला लाजपत राय थे, तो लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दी। लाला लाजपत राय पर राय की मृत्यु हो गई लाठीचार्ज से। मतलब इन पर इतनी लाठियां पड़ी इस साइमन के विरोध में, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ए ऑप्शन है आपका बम्बई, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है कराची, डी ऑप्शन है लखनऊ। बताना है आप सभी को कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी बताएं कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ पर रखा गया था? तो ये रखा गया था लाहौर में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को पूर्ण स्वराज स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था 1929 लाहौर अधिवेशन में। कराची अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था 1931 में। 1931 में, जिसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। मूल अधिकारों की मांग की गई थी। जो किसने की थी? सरदार पटेल ने। ये भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, सरदार पटेल ने। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो ये 1931 कराची अधिवेशन सरदार पटेल ने रखी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न का मिलान करें। मिलान करना है आपको। तो ऐसे जो मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको एक ट्रिक बता दूं मैं कि इसमें से जिसका भी मिलान आपको आता है उसका पहले करके देखिए, क्योंकि अगर आपने उसका करके देख लिया, अगर वो सही मिल गया और ऑप्शन में ना मिला तो वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये चार, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें चारों याद नहीं होते, एक याद होता है, तो हम वो एक याद करके देख लें, अगर वो मिल रहा है सही तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही मिलान करना है। तो आपको पता है कि गदर पार्टी लगभग सभी को पता होगी जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये किसने चालू की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। ये तो सभी को पता है। गदर पार्टी की स्थापना ये कब हुई थी? 1913-14 में हुई थी। 1913-14 में ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913-14 में। तो यहाँ देख लेते हैं कि बी का फर्स्ट होगा। तो बी का फर्स्ट इसमें किसमें है? इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें बी का फर्स्ट है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितनी आसानी से हमें एक का पता था गदर पार्टी का, तो जिससे हमारा सारा सही होगा क्वेश्चन। और बाकी का हमें अगर नहीं है पता तो भी हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल तो हमें पता है तो मैं बता देता हूँ। तो ए का क्या हो जाएगा? ये क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अगले की बात करें कि मित्र मेला किसने लगाया था? तो मित्र मेला लगाया था बी डी सावरकर ने। इसका सीधा हो जाएगा सी का 3। और होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट और बी जी तिलक ने। बी जी तिलक ने, एनी बेसेंट और बी जी तिलक ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? बताना है आपको कि खिलाफत आंदोलन का विरोध किसने किया था। जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन, इसको 1919-20 में 1919-20 में किसने चालू किया था? तो अली बंधुओं ने चालू किया था। अली बंधुओं जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने खिलाफत आंदोलन चालू किया था। इधर महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया था। असहयोग आंदोलन, तो महात्मा गांधी जी के कहने पर ही असहयोग आंदोलन में इसका खिलाफत आंदोलन का विलय कर दिया गया था। जिससे किसने जुड़ने में विरोध किया था? तो ए ऑप्शन है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, बी ऑप्शन है फजलुल हक, सी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, डी ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। बताना है आप सभी को इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने महात्मा गांधी के इस खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था और जुड़ने से मना कर दिया था। और बाकी ये सभी जुड़े थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ए ऑप्शन है आपका गदर पार्टी, बी ऑप्शन है अनुशीलन समिति, सी ऑप्शन है अभिनव भारत ग्रुप, डी ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बताना है आप सभी को इसका सही आंसर क्या होगा। सॉरी। तो मैं बात करता हूं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। 1924 में जो कि किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने। सचिंद्र सान्याल जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की बात करें तो ये 1907 ईस्वी में गठित हुई थी, 1907 में। और अगर बात करें अभिनव भारत की तो ये 1904 में गठित हुआ था, 1904 में। और गदर पार्टी आप सभी को मैंने अभी बताई है 1913-14 में, 1913-14 में। तो काकोरी जो ट्रेन डकैती है, जो काकोरी कांड है, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को।
तो जो इसमें शामिल हुआ था तो वो हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। डी ऑप्शन आपका सही है, जो कि 1924 में सचिन सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। ए ऑप्शन है आपका गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है कावेरी। आप सभी को बताना है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो बताएं आप सभी। अगर मैं कावेरी की बात करूं तो इस पर है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम, ये भी याद रखें आप, शिव समुद्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना। अगर गोदावरी पे बात करें तो इस पर है पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना। और इस पर एक और परियोजना है, वो भी है जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना। अगर मैं कृष्णा की बात करूं तो जो नागार्जुन है तो नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी याद रखें, पोलावरम परियोजना गोदावरी पर और जायकवाड़ी परियोजना कावेरी पर है आपकी शिव समुद्रम परियोजना। अगला क्वेश्चन है आपका कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार बतानी है आपको चढ़ाई। ए ऑप्शन है आपका 1951, बी ऑप्शन है 1953, सी ऑप्शन है 1955, डी ऑप्शन है 1958। बताइए। तो माउंट एवरेस्ट पर जो पहली बार चढ़े थे वो थे शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। ये याद रखना है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। जो ये चढ़ाई की गई थी तो ये की गई थी सन 1953 में, ये याद रखिए। अगर यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय कौन था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय की बात करें तो ये थे बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। ए ऑप्शन है आपका भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, बी ऑप्शन है आपका दर्रा अभ्यारण्य, सी ऑप्शन है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन है आपका घाट प्रवाह अभ्यारण्य। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर घाट प्रवाह की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। अगर दर्रा की बात करें तो ये भी राजस्थान में है, लेकिन ये भरतपुर में नहीं है। ये भी राजस्थान में ही है आपका, लेकिन भरतपुर में नहीं है। और जो भरतपुर में है उसका नाम हो जाएगा आपका केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। ये भी आपको याद रखना है। जो यूनेस्को है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कौन शामिल है, तो ये घाना पक्षी अभ्यारण्य शामिल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। ए ऑप्शन है आपका डल्ली राजहारा, बी ऑप्शन है कोरबा, सी ऑप्शन है उमरिया, डी ऑप्शन है राजनांदगांव। बताना है आप सभी को कि भिलाई, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भिलाई है कहाँ। तो भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ में। ये भी आप याद रखिए, भिलाई कहाँ है, ये आपका छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क की खान है तो वो आपको बतानी है, इसका नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की खान है तो ये है डल्ली राजहारा खान। ए ऑप्शन आपका सही है। क्या है
है का? माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, थोड़ा पानी पीने चला गया था, बैकग्राउंड में काफ़ी शोर था, वो भी हटा के आया हूँ, इससे आगे आपको वीडियो में तकलीफ़ ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डल्ली राजारा। यहीं भिलाई की अगर बात करें, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये रूस की सहायता से बनाया गया था, ये भी आपको याद रखें, ये रूस की सहायता से बनाया गया था। और कोरबा की बात करें तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, लेकिन ये कोयला की खान है, यहाँ से हमें कोयला प्राप्त होता है, ये भी आप याद रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। तो ये आपके इकोनॉमी से लिया हुआ क्वेश्चन है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। ए ऑप्शन है आपका ब्याज दर, बी ऑप्शन है आपका शेयरों की कीमत, सी ऑप्शन है आपका नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, डी ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत कर। बताना है आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति अगर बढ़ेगी तो निवेश में भी वृद्धि की अधिक संभावना होती है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। आपको बताना है, ये भी इकोनॉमिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है आपका तृतीयक क्षेत्र, बी ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, सी ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र और डी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र। अगर कृषि की बात करें तो ये प्राथमिक क्षेत्र में ही आ जाएगा। अगर द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग। और सेवा क्षेत्र की बात करें तो ये आता है तृतीयक क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र हमारा तृतीयक क्षेत्र में आता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका बलवंत राय मेहता, बी ऑप्शन है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सी ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, डी ऑप्शन है नॉर्मन एडबर्ग। बताना है आप सभी को। बलवंत राय मेहता की अगर हम बात करें तो बलवंत राय मेहता ने तीन स्तर पर पंचायती राज के गठन की बात की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की थी, जो कि 1956 में की गई थी, 1956-57 में। अगर मैं एम.एस. स्वामीनाथन की बात करूं तो इन्हें हरित क्रांति का जनक कहते हैं भारत में। हरित क्रांति का जनक हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ये 1966 में हुई थी, 1966-67 में, ये भी याद रखें आप। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी ऑप्शन आपका सही है। अगर यहीं से आपको पूछे कि ऑपरेशन फ्लड भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही चलाया था। ऑपरेशन फ्लड जो कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था, जो कि ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया था। ये भी आप याद रखें, 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ए ऑप्शन है आपका पी.वी. नरसिम्हा राव, बी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, सी ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर मैं मनमोहन सिंह की बात करूं तो ये 1991 में थे भारत के वित्त मंत्री जो कि एलपीजी मॉडल लाए थे। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो भारत के प्रधानमंत्री पूछे गए हैं तो ये थे आपके पी.वी. नरसिम्हा राव। ए ऑप्शन आपका सही है, पी.वी. नरसिम्हा राव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सूची की बात की गई है कि इनमें से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन है आपका पुलिस, बी ऑप्शन है कानून और व्यवस्था,
सी ऑप्शन है जेल, डी ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य सूची का नहीं है। इनमें से 3 केंद्र सूची के हैं, 3 राज्य सूची के हैं और 1 केंद्र सूची का है। तो जो राज्य सूची का विषय नहीं है वो बताना है, जो मतलब यहाँ पे जो केंद्र सूची का विषय है उसको मार्क करना है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, दंड एवं प्रक्रिया संहिता, ये केंद्र सूची का विषय है, बाकी ये तीनों राज्य सूची के विषय हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है आपका अर्धसंघीय संरचना, बिल्कुल है। बी ऑप्शन है आपका प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, सी ऑप्शन है शक्तियों का वितरण, ये भी है, शक्तियों का वितरण दिया गया है, केंद्र की शक्तियाँ अलग हैं, राज्य की शक्तियाँ अलग हैं। डी ऑप्शन है आपका लिखित संविधान, बिल्कुल है हमारा लिखित संविधान। और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सर्वोच्च है और इसे सर्वोच्चता का पालन कौन करवाता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। संविधान का अगर पिता कहा जाए तो वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो हमारे संविधान की विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र का मतलब ये है कि किसी दबाव में आके फैसला करना। तो हमारा न्यायतंत्र ऐसा तो है नहीं जो किसी के दबाव में आता हो, ये तो है नहीं, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अर्धसंघीय भी संरचना है क्योंकि राज्य भी है और केंद्र है, दोनों की सुनी जाती है, शक्तियों का वितरण भी है, लिखित संविधान भी है और संविधान की सर्वोच्चता भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। आर्थिक न्याय की बात की गई है तो ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा निश्चित ही, तो याद रखिए आप। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। जो कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय हैं, एक है आपका सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, दूसरा है आपका आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, और तीसरा है आपका राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय। इसकी बात की गई है। ये तीनों के न्याय की बात की कहाँ गई है, तो ये आपकी की गई है संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 3 न्याय की बात कहाँ की गई है, और दूसरा की गई है डीपीएसपी में। डीपीएसपी, डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपका लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चूंकि इसमें प्रस्तावना ऑप्शन में है नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ये याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है वो बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 38, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 40, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 44, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, जो कि डीपीएसपी में दिया गया है। डीपीएसपी में दिया गया अनुच्छेद 40 के तहत भारत में ग्राम पंचायतों का गठन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, जो कि अभी मैंने बताया था अगले क्वेश्चन में इसी वीडियो में, तो इसको बताने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सब बता दिया था मैंने। ए ऑप्शन है इसका बलवंत राय मेहता कमेटी, इसी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का विचार दिया था। यहीं पे अगर बात कर लें अशोक मेहता समिति की, तो इसने किस पे दिया था, इसने 2 स्तर पर दिया था, 2 स्तर पर। ये भी याद रखें कि अगर बलवंत राय मेहता पूछा गया तो अगले पेपर में आपके में ये भी पूछा जा सकता है कि 2 स्तर पर किसने दिया था। तो अशोक मेहता समिति ने कब दिया था, 1977 में अशोक मेहता समिति गठित हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ए ऑप्शन है आपका फैराडे, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम।
प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वो हो जाता है ओम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपके पहले या दूसरे प्रैक्टिस सेट में, मुझे याद है, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि मैं पहले ही प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना है। आप पूरे दिन कहीं से भी पढ़ें, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को 8 बजे आप हमारा मॉडल पेपर देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाने वाला, क्योंकि 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है, 1000 प्रश्नों की श्रृंखला। तो 1000 प्रश्नों से अलग निकल के ना आपका कोई जीके का प्रश्न जाएगा, ना करंट अफेयर का जाएगा, ना स्टैटिक जीके का जाएगा। स्टैटिक जीके के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो इसमें संपूर्ण रणनीति अंतिम 15 दिन की रखी गई है, तो वो वीडियो आप देखना ना भूलें, जो कि कल से आपको क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की अलग से, उसको भी देखना ना भूलें। जो कि संपूर्ण स्टैटिक जीके जो आपकी 10 नंबर की है, 10 नंबर की, वहाँ से संपूर्ण कवर हो जाएगा, 10 नंबर आपके पूरे के पूरे आएंगे। तो वो टॉपिक वाइज 5 सेट में कराई गई है, 5 पार्ट में 5 वीडियो आपको मिलेंगी स्टैटिक जीके की, और उसी वीडियो में से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप। ए ऑप्शन है आपका सिट्रिक एसिड, बी ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सी ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड, डी ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो ये चींटी के डंक में होता है, चींटी के डंक में, जो चींटी हमें काटती है तो जो जलन महसूस होती है वो चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। अगर ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो ये टमाटर में होता है, टमाटर में। एसिटिक एसिड की बात करें तो ये सिरका में होता है, सिरका में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सिट्रिक एसिड। नींबू में खट्टा स्वाद सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्कटजनक रसायन से होता है। ए ऑप्शन है आपका हृदय रोग, बी ऑप्शन है मधुमेह रोग, सी ऑप्शन है कैंसर, डी ऑप्शन है दमा या अस्थमा। अगर मैं बात करूं मधुमेह रोग की तो ये आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक होता है। और अगर ये आनुवांशिक रोग नहीं है तो ये शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। अगर आनुवांशिक नहीं है पहले तो ये आनुवांशिक होता है, इंसुलिन की अगर कमी भी हो जाए फिर भी डायबिटीज़ हो जाता है। तो अगर दमा की बात करें तो दमा ये होता है कि वायु प्रदूषण से जो कि कोयला की खदानें हैं उनमें मज़दूरों को हो जाता है तो उन्हें दमा हो जाता है, जिससे गले में खराश हो जाती है और गला बिल्कुल रुक जाता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। ये श्वसन से संबंधित रोग है, ये भी याद रखिए, श्वसन से संबंधित रोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। कर्कटजनक रसायन से होता है आपका कैंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है आपका एंडोडर्मिस, बी ऑप्शन है आपका एपिडर्मिस, सी ऑप्शन है आपका डर्मिस, डी ऑप्शन है विशिष्ट चर्म या स्पेशियल डर्मिस। बताना है आप सभी को सॉरी। जो आपकी मध्य परत होती है उसे कहते हैं डर्मिस। ये कौन सी हो गई, ये हो गई मध्य परत, मध्य परत, ये डर्मिस हो गई। और ये त्वचा की जो ऊपरी परत है ये हो गई आपकी एपिडर्मिस। अगर बात करें एंडोडर्मिस की तो ये सबसे अंदर की परत होती है, अंदर की परत होती है ये। और मध्य परत हो गई आपकी डर्मिस। और बी ऑप्शन हो गया सही आपका, त्वचा की ऊपरी परत क्या है, एपिडर्मिस। याद रखिएगा आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। तो ये उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि ये योजना से संबंधित है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी भी ये योजनाएं चल रही हैं, तो इससे पुनः भी आपका रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं, कई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस थे, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया।
तो मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना किस राज्य ने लागू की? बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका तेलंगाना, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ये मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका जापान, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को। तो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपको भूटान को। अगर मैं बात करूं जापान की, तो जापान को कहते हैं उगते हुए सूरज का देश, उगते सूरज का देश। सॉरी, इसे हटा देते हैं। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। ये भी आपको याद रखना है, इसका पुराना नाम क्या है? सीलोन। इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि राजधानी से लिया गया है, जो कि आपके टॉपिक में स्टैटिक जीके का एक पार्ट है, वो भी मैं कराऊंगा। ए ऑप्शन है आपका, सॉरी क्वेश्चन है आपका, रियाद किस देश की राजधानी है? ए ऑप्शन है आपका म्यांमार, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है सऊदी अरब, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताना है आप सभी को। तो म्यांमार की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी है नै पाई ताव। ये आपकी म्यांमार की राजधानी हो गई। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ये हो गई ढाका। और ये रियाद की बात करें तो ये हो जाएगी हमारी सऊदी अरब की राजधानी। यहाँ से याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ए ऑप्शन है आपका सिक्किम, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन है मिजोरम। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को, ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ए ऑप्शन है आपका 2 वर्ष का, बी ऑप्शन है 4 वर्ष का, सी ऑप्शन है 6 वर्ष का, डी ऑप्शन है 8 वर्ष का। बताना है आप सभी को। तब तक राज्यसभा की बात करूं मैं, तो राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। ये भी याद रखना है आपको, 30 वर्ष राज्यसभा सदस्यों की चुने जाने की न्यूनतम आयु होती है। और इसके प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं। अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी याद रखिए आप। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 6 वर्ष। राज्यसभा एक भारत का उच्च सदन है और ये कभी भी समाप्त नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका 20 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 24 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 27 नवंबर, डी ऑप्शन है 30 नवंबर। अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। 193 सदस्य देश हैं। 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र के। और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो आपका है न्यूयॉर्क में। ये भी आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क में। जो इसका स्थापना दिवस है वो हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही
इसकी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में और इसके 193 वर्तमान सदस्य देश हैं। अगर इसकी बात करें इसके अध्यक्ष की, तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये भी आपको याद रखना है, एंटोनियो गुटेरेस। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखें, एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आपका जिनेवा, बी ऑप्शन है द हेग, सी ऑप्शन है एम्स्टर्डम, डी ऑप्शन है वियना। बताना है आप सभी को। तब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं, 15 जज होते हैं और प्रत्येक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है। 9 साल का इनका कार्यकाल होता है, याद रखना आप। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये आपका द हेग में स्थित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं ये बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका गुजरात, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताना है आप सभी को। तो मैं इनकी बात करता हूँ तो खजुराहो मंदिर की बात, तो खजुराहो जो है ये किसने बनवाया था, तो ये चंदेल शासकों ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है, चंदेल शासकों ने बनवाया था, चंदेल शासकों ने। और ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर है, तो ये छतरपुर ज़िले में स्थित है, छतरपुर में, छतरपुर में स्थित है, याद रखिए। और ये किससे संबंधित है खजुराहो, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। इतना सब कुछ याद रखें आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नव कलेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है। ए ऑप्शन है आपका केरल, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है उड़ीसा। बताना है आप सभी को कि नव कलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। जो नव कलेबारा उत्सव है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। ये नहीं आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसी की वजह से गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन हमें पता तो होता है लेकिन हमें नहीं पढ़ पाते हैं, जल्दी क्वेश्चन जल्दबाजी में ये गलत हो जाता है और हम नहीं की जगह है पढ़ के आ जाते हैं और गलत क्वेश्चन का आंसर टिक करके आ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत आराम से पेशेंस रख के पढ़ना है क्योंकि पेपर कहीं नहीं जा रहा। आराम से पढ़ें, धैर्य से, जिससे आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। इसका सही आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है आपका मीथेन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगर हरित गृह प्रभाव की बात करें तो सबसे ज़्यादा योगदान इसमें देता है CFC, फिर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर देता है मीथेन। जो नाइट्रोजन है ये हरित गृह गैस नहीं है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% पाई जाती है, ये भी आप याद रखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नाइट्रोजन, ये हरित गृह प्रभाव नहीं छोड़ती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार की बात की है तो ए ऑप्शन है आपका आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, बी ऑप्शन है आपका युद्ध में वीरता के लिए, सी ऑप्शन है आपका खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, डी ऑप्शन है आपका विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। अगर मैं अर्जुन पुरस्कार की बात करूं तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1961 में। और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, तो इसके तहत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आराम से पढ़ें। क्वेश्चन है आपका दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। फिर से नहीं का पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं कि इसमें कौन सा दर्रा सही नहीं है।
थोड़ा और ऊपर करते हैं, तो यहाँ जम्मू कश्मीर यहीं से रखते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका जोजिला और बुर्जिल दर्रा, ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर। दूसरे नंबर पे दिया है बारालाचा और सिपकिला दर्रा, इसमें दिया है उत्तर प्रदेश। तो ये तो हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि बारालाचा और सिपकिला दर्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पर हैं, ये हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। अगला तीसरा दिया है थागाला दर्रा और नीति पास और लिपुलेख पास, तो ये आपके कहाँ हैं, नीति और लिपुलेख कहाँ हैं, तो ये हैं आपके उत्तराखंड में। और इसमें क्या रखा है, दे रखा है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कौन है, बारालाचा और सिपकिला। डी ऑप्शन है आपका, सॉरी चौथा नंबर, कि नाथुला और जलेपला, ये दे रखा है सिक्किम में, तो ये तो सही है सिक्किम। तो आपका कौन सा सही है, इस पेपर के हिसाब से 1 और 4 सही है, और गलत कौन है, 2 और 3। तो हमसे क्या पूछा गया है, गलत कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 और 3। अगर इसी की बात और बता दूं, जो ये जोजिला दर्रा है, अब जब से जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ है तो जोजिला दर्रा अब कहाँ हो गया है, अब हो गया है ये लद्दाख में। अब से आपको लद्दाख लगाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखें। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 और 3, ये आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ से हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे करंट अफेयर के चुनिंदा प्रश्न ढूंढ कर लाए गए हैं, इनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो आप अच्छे से करिए और इन्हें रिवाइज करते रहिए करंट अफेयर में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर का कि किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। तो पहली बार जीता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका गुजरात, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो ये खिताब किसने जीता है, तो फाइनल जो हुआ था, फाइनल में पहुंची थी मुंबई की टीम और मध्य प्रदेश की टीम। मध्य प्रदेश के बीच ये फाइनल हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश विजेता रहा था और मुंबई उपविजेता। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी किसने जीती, तो सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है वो मुंबई टीम ने जीता है, सबसे ज़्यादा बार। ये भी याद रखना है, यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे तो मुंबई, और अब की बार पहली बार जीता है तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस भारतीय साइकिलिस्ट का नाम बताएं जिसने एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। तो पहले भारतीय साइकिलिस्ट, क्योंकि अभी तक भारतीय साइकिलिस्ट कोई नहीं हुआ है जिसने चैंपियनशिप में रजत पदक जीता हो या फिर कोई भी पदक जीता हो, तो ये पहले भारतीय हैं। तो बताना है आपको। ये क्वेश्चन मैंने पहले या दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी रखा था, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोबारा बात जब मैंने ही रिपीट किया है तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में आने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। ए ऑप्शन है आपका महिता मोहन, बी ऑप्शन है श्रीधर सावनूर, सी ऑप्शन है विक्रम सिंह, डी ऑप्शन है रोनाल्डो सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रोनाल्डो सिंह। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर दोबारा पढ़िए वीडियो को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने कैनेडियन ग्रां प्री 2022 का फॉर्मूला 1 का खिताब जीता। ए ऑप्शन है आपका लुइस हैमिल्टन, बी ऑप्शन है चार्ल्स लेक्लर, सी ऑप्शन है सेबेस्टियन बेटल, डी ऑप्शन है मैक्स वर्स्टापेन। बताना है आपको कि कैनेडियन ग्रां प्री, ये हर देश की अलग ही ग्रां प्री होती है, तो वो है। अगर चार्ल्स लेक्लर की बात करें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीती है, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री, ये भी याद रखिए। तो ये चार्ल्स लेक्लर ने जीती है। अगर मैं बात करूं कैनेडियन ग्रां प्री की, तो ये जीती है मैक्स वर्स्टापेन ने, ये भी याद रखिए आप। डी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ किसने किया। जो कैच द रेन अभियान है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही बनेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करके चलें। ए ऑप्शन है आपका रामनाथ कोविंद, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है अमित शाह, डी ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये आपके गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं आपके, ये जल शक्ति मंत्री हैं,
जल शक्ति मंत्री हैं, ये भी याद रखिए, जल शक्ति मंत्री हैं। और ये जो कैच द रेन अभियान है ये शुरू किया था आपके रामनाथ कोविंद जी ने, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी थे। अब ये बदल गए हैं, अब इनकी जगह पे तो आप सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी नियुक्त होकर आई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है आपका रोजगार और कौशल, बी ऑप्शन है अंतरिक्ष एवं विज्ञान, सी ऑप्शन है कोविड-19, डी ऑप्शन है खेल। तो तेजस परियोजना का संबंध किससे है बताना आप सभी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका संबंध जो है वो रोजगार और कौशल देने से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 में चेन्नई द्वारा आयोजित किए जाने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर का क्या नाम था। तो ये शतरंज ओलंपियाड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप। ये जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है ये भारत में पहली बार हो रहा है, भारत में पहली बार हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक भारत में कभी भी शतरंज ओलंपियाड नहीं हुआ। और ये इसकी बात करें कि ये कहाँ हुआ, तो याद रखना है ये चेन्नई में हुआ। और इस शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका बीरा, बी ऑप्शन है थम्बी, सी ऑप्शन है अरिबू, डी ऑप्शन है बोधी। और अगर कि इसकी बात करें कि इसका विजेता कौन है शतरंज ओलंपियाड का, तो आपका विजेता जो देश है वो है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ये भी आपको याद रखना है, उज्बेकिस्तान इसका विजेता देश है। अगर इसका ओलंपियाड का शुभंकर पूछें तो इसका आंसर हो जाएगा थम्बी। थम्बी इसका सही आंसर है, इसका ओलंपियाड का शुभंकर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बताना है आप सभी को। शून्य भेदभाव दिवस इम्पोर्टेंट है, अभी करंट में रहा था कुछ दिन पहले। इसका मतलब ये है कि किसी के साथ भेदभाव हमें नहीं करना है, सभी हमारे लिए समान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका 1 मार्च, बी ऑप्शन है 3 मार्च, सी ऑप्शन है 5 मार्च, डी ऑप्शन है 7 मार्च। बताएं आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मार्च। ए ऑप्शन आपका सही है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है। हाल ही में ये भारत का जो पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन है वो कौन बना है आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका पूर्व मध्य रेलवे, बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम रेलवे, सी ऑप्शन है पूर्वी तटवर्ती रेलवे, डी ऑप्शन है पश्चिम मध्य रेलवे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को। क्योंकि ये भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन है इसलिए क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पश्चिम मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है आपका 5 जून, बी ऑप्शन है 8 जून, सी ऑप्शन है 10 जून, डी ऑप्शन है 12 जून। 5 जून की अगर बात करें तो मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस ये भी आपको याद रखना है। विश्व महासागर दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 8 जून को। बी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धर्म गार्जियन अभ्यास 2022 भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया। युद्ध अभ्यास से भी आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म गार्जियन जो अभ्यास है आपका किस देश के साथ हुआ बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका ईरान, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जापान के साथ। भारत का जो धर्म गार्जियन अभ्यास है वो जापान के साथ आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो कि हमारे आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। जो 50वां क्वेश्चन है आपका, यह करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न है और
पूरे मॉडल पेपर का भी अंतिम प्रश्न है। बताएं आप सभी कि अथर्व द ओरिजिन ग्राफिक उपन्यास में किसे सुपर हीरो के रूप में चित्रित किया गया है? ए ऑप्शन है आपका सुरेश रैना, बी ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सी ऑप्शन है रणवीर सिंह, डी ऑप्शन है सिद्धार्थ मल्होत्रा। बताएं आप सभी इसका सही आंसर क्या होगा? करंट अफेयर का काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, अभी अभी ये लॉन्च हुआ था, अथर्व द ओरिजिन ग्राफिक उपन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को इसमें सुपर हीरो के रूप में दर्शाया गया है। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन, जो कि संपूर्ण सिलेबस को इसमें समाहित किया गया था। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इस सेशन में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए, और आपकी पैट की तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताएं। कैसी आपकी तैयारी चल रही है, सब कुछ बताना ना भूलें। और अंतिम बार आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पैट एग्ज़ाम तक जो आपके आखिरी 15 दिन का समय बचा है, इसमें जितने भी मॉडल पेपर आपके बचे हैं, 7 मॉडल पेपर आपके कंप्लीट होते हैं, जो हमें 20 मॉडल पेपर कराने हैं, जिससे सभी पूरा सिलेबस कंप्लीट या समाहित किया गया है। अच्छे प्रश्नों का संकलन है, 1000 प्रश्नों का संकलन है। इससे एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा, ये आप हम पे विश्वास करें। एक बात ये भी है कि आपको किसी ना किसी पर विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी को समय देते हैं तभी आपके क्वेश्चन सही होते हैं। बहुत से लड़कों को मैंने ये देखा है कि एक वीडियो यहाँ से देख लेंगे, एक वीडियो वहाँ से देख लेंगे, 2 वहाँ से देख ले, इससे उनका समय भी बर्बाद होता है और उससे कोई भी टॉपिक उनका कंप्लीट नहीं हो पाता। इस जीके की श्रृंखला में जो मॉडल पेपर की 20 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो इसमें सारे प्रश्नों को समाहित किया गया है और जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये मैं फिर बार बार कहता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जाता। तो आप धैर्य से 20 प्रैक्टिस सेट कर लें और उसके बाद पेपर दे के आएँ, फिर हमसे मिलना, बताना आप कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन फंसे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने फंसे, कहाँ से फंसे, किससे आए, व्याख्या से आया या सीधा क्वेश्चन पूछा गया, वो सभी बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ कल। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।